नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं के नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिसऑर्डर ऑफ साइकेट्री के डिसऑर्डर्स की में से एक मेजर डिसऑर्डर था सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया के बारे में हमने देखा था। तो इसके बारे में पूरा हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी उसको पूरा टोटली कवर किया था कि कैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। तो इसके हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी कि सिजोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि सिजोफ्रेनिया जो वर्ड है कौन से वर्ड से मिलके बना है, वो वर्ड है कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिजोफ्रेनिया वर्ड किसने कब दिया था, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। नेक्स्ट हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, कि सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट लास्ट में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू ICD-10। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग हमने सिजोफ्रेनिया का क्लासिफिकेशन वहां पे पढ़ा था। तो आज हम इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, इस क्लास में आगे का पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बने रहिए, पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरा सिजोफ्रेनिया अच्छे से कवर हो जाएगा पूरा टोटली। यहाँ से सीधी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आएंगे, देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो सब नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद में फेजेस, फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया। कि सिजोफ्रेनिया की कौन कौन सी फेज होती है। तो कितनी फेज होती है? तीन फेज होती है। कितनी फेज होती है सिजोफ्रेनिया की? तीन फेज होती है। ठीक है, नंबर वन जो फेज होती है वो होती है प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज, प्रोड्रोमल फेज। नंबर दो होती है एक्टिव फेज, एक्टिव फेज। देन नंबर तीन होती है रेजिडुअल फेज, रेजिडुअल फेज। तो सबसे हम पहले जानते हैं कि प्रोड्रोमल फेज क्या होती है। प्रोड्रोमल फेज, तो प्रोड्रोमल फेज क्या होती है कि हॉस्पिटल में जाने से पहले की फेज। ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, वो घर पे ही है। ठीक है, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्रोमल फेज। यानी कि एक मतलब जो विद इन 1 ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर पेशेंट अभी एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, मतलब कि जो बीमारी है वो उसके क्या है, थोड़े थोड़े फंक्शन शो होने लगे हैं। ठीक है, मतलब वहां पे सिम्टम्स प्रॉपरली सिम्टम्स शो नहीं हुआ है, लेकिन जो बीमारी है वो बॉडी के अंदर क्या क्या होने लग गई, ग्रो होने लग गई। ठीक है, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्रोमल फेज। अकर बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, अकर बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और विथ इन द ईयर। मतलब एक इसी साल के अंदर, एक साल के अंदर पेशेंट अभी तक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन वहां पे नहीं हुआ है, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्रोमल फेज। ओके, मतलब यहाँ पे जो पेशेंट जो है, पेशेंट की जो हॉबीज है, ठीक है, हॉबीज हो गई, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट हो गया, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लैक। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लैक। उसकी हॉबीज और जो भी इंटरेस्ट है उसका, वो क्या हो जाएगा? लैक। एंड वो फैमिली एंड फ्रेंड से क्या होने लग जाएगा? अलग रहने लग जाएगा। फ्रेंड से क्या होने लग जाएगा? अलग रहने लग जाएगा। मतलब विड्रॉवल, मतलब अपने फैमिली मेंबर्स को से दूर हो जाएगा, फ्रेंड से दूर हो जाएगा, बात कम करना कम कर देगा। तो ऐसे हम वहां पे क्या करेंगे, इसकी फंक्शंस में क्या आ रहे हैं, वहां पे अल्ट्रेशन आ रहे हैं, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्रोमल फेज। नेक्स्ट, नंबर दो एक्टिव फेज। एक्टिव फेज,
एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज क्या होती है, मतलब पेशेंट के वहां पे क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स वहां पे शो होने लग गए हैं। ठीक है, बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स वहां पे क्या होने लग गए हैं, शो होने लग गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव फेज। presence presence of acute psychotic symptoms। ओके, वहां पे एक्यूट साइकोटिक सिम्टम्स वहां पे क्या देखने को मिलेगा, मतलब अचानक से वहां पे साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फेज। जैसे एग्जांपल, हेल्यूसिनेशन की कंडीशन वहां पे देखने को मिली है, हेल्यूसिनेशन की कंडीशन वहां पे देखने को मिली है, डेल्यूजन वहां पे देखने को मिला है। इट मीन्स यहाँ पे साइकोटिक सिम्टम्स वहां पे क्या हुआ है, शो हुआ है, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव फेज। एंड लास्ट वन इज नंबर 3, रेजिडुअल फेज। रेजिडुअल फेज, रेजिडुअल फेज हम किसको बोलेंगे, कि जो बीमारी है वो क्या हो गई है, पेशेंट के अंदर पूरी तरह से क्या हो गई है, डेवलप हो चुकी है। पेशेंट में क्या हो गई है, वो बीमारी पूरी तरह से डेवलप हो गई है, पूरी तरह से वो बीमारी से ग्रसित हो गया है। जैसे उसका मतलब पेशेंट का डायग्नोज हो चुका है कि इसमें क्या हुआ है, ये सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, मतलब उसमें क्या हो गया, वो डायग्नोज हो गया, फुली उसके अंदर बीमारी क्या हो गई, डेवलप हो गई, तो उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल फेज। दिस इज at this point which point in which illness is established, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल फेज। ओके, तो देखो हमने आज की क्लास में स्टार्ट किया था सिजोफ्रेनिया की फेजेस। तो 3 फेजेस होती है सिजोफ्रेनिया की, प्रोड्रोमल फेज, एक्टिव फेज एंड लास्ट वन इज रेजिडुअल फेज। तो एक्टिव फेज, सॉरी प्रोड्रोमल फेज के अंदर हमने देखा कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर अल्ट्रेशन कुछ एक देखने को मिले हैं, उसके फंक्शंस में अल्ट्रेशन आया है, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर से दूर होना, अपने फ्रेंड से दूर हो जाना, उसकी जो हॉबीज थी उनसे लैक हो जाना, उसके इंटरेस्ट कम हो जाना, तो ऐसे क्या है, इसके फंक्शंस में क्या हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, उस फेज को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्रोमल फेज। एक्टिव फेज, एक्टिव फेज का मतलब उसमें सिम्टम्स क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, जैसे हेलुसिनेशन की कंडीशन वहां डेवलप हो गई, डेल्यूजन की कंडीशन वहां डेवलप हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल फेज। नंबर 3, सॉरी एक्टिव फेज। नंबर 3 रेजिडुअल फेज। रेजिडुअल फेज हम किसको बोलेंगे, कि उसके अंदर बीमारी का क्या हो गया है, डायग्नोस्ड हो गया है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल फेज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं कोजेज, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स। ओके, तो जो सिजोफ्रेनिया है इसका एग्जैक्ट कोज क्या है, अननोन, या अनडिफरेंशिएटेड भी बोल सकते हैं हम, एग्जैक्ट कोज इज अननोन। जितने भी ऑलमोस्टली साइकोटिक डिसऑर्डर हैं उनके जो कोजेस है वो क्या है, सारे के सारे अननोन है, एग्जैक्ट कोज कोई भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है कि ये सिजोफ्रेनिया इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो कुछ एक रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से ये बीमारी डेवलप हो सकती है। ठीक है, जैसे नंबर 1, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा, कोई जेनेटिक फैक्टर हो गया हो। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर देखने को मिला हो वहां पे। नेक्स्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन।
मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का में से डोपामिन का लेवल क्या हुआ वहां पे, इंक्रीज हुआ हो। जेनेटिक फैक्टर, मतलब उसके मदर फादर के अंदर भी ये बीमारी थी, तो वो किस में डेवलप हुई है, उसके जनरेशन के अंदर क्या हुआ है, डेवलप हुई है। नेक्स्ट नंबर 2, साइकोसोशियल फैक्टर। साइकोसोशियल फैक्टर्स, साइकोसोशियल फैक्टर्स के अंदर कि कोई पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट दे रहे हैं हम, ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लो इंटेलिजेंसी है, तो ये सारे सारे फैक्टर्स क्या डेवलप करेंगे, सिजोफ्रेनिया कंडीशन डेवलप करेंगे। लो इंटेलिजेंस या लो आईक्यू लेवल वाले जो पेशेंट है, ठीक है, देन ओवर प्रोटेक्शन, मतलब किसी की बहुत ज्यादा वहां पे रेस्टिक देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर, जैसे कि सोशियो कल्चरल फैक्टर मतलब पुअरिटी हो गया है, पुअरिटी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ कि कोई जॉब पे जा रहा है, 24 आवर्स उसकी ड्यूटी लग रही है, तो ऐसे पेशेंट बार बार वो स्ट्रेस में जा रहा है, तो उसका डोपामिन का लेवल क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। कोई बहुत गरीब है तो प्रॉपर डाइट वगैरह उसको नहीं मिल पाएगी, ठीक है, और उसके जो हॉर्मोन्स के लेवल हैं, उसके न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। जो पुअर होगा वो क्या होगा, उस बार बार क्या होगा, उसका स्ट्रेस होगा, ठीक है, ना ही उसको प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट हो पाएगा, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएगा, तो इसकी वजह से उसकी लाइफ क्या होगी, वहां पे डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट अदर्स, अदर्स के अंदर हम बात करें कि आइसोलेशन, कोई पेशेंट है उसको अकेला रखा गया हो, आइसोलेट कर दिया गया हो, समाज में कोई मतलब फैमिली से अलग कर दिया हो उसको, फैमिली वाले उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है, प्रॉपर कोई डाइट नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, कोई ट्रोमा हो गया हो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से उसको क्या हो गया हो, कोई ट्रोमा हो गया हो। नेक्स्ट कोई इन्फेक्शन की कंडीशन वहां पे देखने को मिली हो, कोई ब्रेन के अंदर वहां पे क्या हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या कोज हो सकता है, सीजोफ्रेनिया कोज हो सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स। कि सीजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसको 4 प्रकार से डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1, साथियों यहाँ से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी causes। प्राइमरी एंड सेकेंडरी causes। नंबर 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। नंबर 3, फर्स्ट रैंक सिम्टम, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। नंबर 4, कॉग्निटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स।
ओके, तो ये 4 प्रकार के यहाँ पे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को 4 टाइप से इसको डिवाइडेड किया गया है। तो हम इसको एक-एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सिजोफ्रेनिया की, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिजोफ्रेनिया की हमने डेफिनेशन पढ़ी, सिजोफ्रेनिया के हमने क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने सिजोफ्रेनिया की फेज पढ़ी, उसके बाद हमने कोजेज पढ़े। देन लास्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। यहाँ से हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमेशा फुटअप होते हैं ओनली क्लिनिकल फीचर से। ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, सॉरी 4 टाइप। ठीक है, नंबर वन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। नंबर 2 पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोग्निटिव कोग्निटिव सिम्टम्स। तो 4 तरह से हम इसके सिम्टम्स हम क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स का मतलब है, प्राइमरी का मतलब जैसे ही बीमारी हुई तो सबसे पहले क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मेनली मेन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी सिम्टम्स का मतलब बीमारी हमारे में डेवलप हो गई तो उसके बाद में जो मेजर सिम्टम्स हैं, उसके बाद वाले जो सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलेंगे, हम उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स। तो प्राइमरी सिम्टम्स, इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइमरी सिम्टम्स। प्राइमरी सिम्टम्स, तो देखिए प्राइमरी सिम्टम्स जो है इनको ही हम क्या बोलते हैं, 4 AS सिम्टम्स। 4 AS सिम्टम्स क्या बोलते हैं, 4 AS सिम्टम्स, मतलब 4A, 1 2 3 एंड 4। तो 1A से क्या आएगा, अफेक्टिव अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्टिव डिस्टरबेंस, अफेक्टिव डिस्टरबेंस मतलब उसके जो भी मूड्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। यहाँ पे क्या अफेक्ट होगा, जो पेशेंट के मूड है वो क्या हो जाएंगे, एकदम फ्लेट हो जाएंगे। ठीक है, फ्लेट अफेक्ट। और ये दिए किसने थे, क्वेश्चन आता है 4 AS सिम्टम्स किसने दिए थे, तो किसने दिए थे, यूगन ब्यूलर ने। यूगन ब्यूलर, यूगन ब्यूलर ने क्या दिया था, ये 4 AS सिम्टम्स दिया था। तो नंबर 1 अफेक्टिव डिस्टरबेंस। ठीक है, मतलब उसका मूड क्या होगा, डिस्टरबेंस, फ्लेट। नेक्स्ट ए से एसोसिएटिव डिस्टरबेंस। एसोसिएटिव डिस्टरबेंस, एसोसिएटिव डिस्टरबेंस मतलब उसकी जो भी जो बातें होगी वो क्या होगी, इनलॉजिकली, मतलब उसकी जो भी थिंकिंग है वो क्या होगी, अनलॉजिकली। नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिज थिंकिंग मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब पेशेंट यहाँ पे क्या करेगा, कम्युनिकेशन में नहीं रहेगा, ठीक है, उसका जो सोशल वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या रहेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब, बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, पेशेंट बिल्कुल अकेला रहेगा, ठीक है, अकेला रहना स्टार्ट कर देगा, मतलब जो भी अपने फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी अपने दोस्त हैं, उनसे क्या होने लग जाएगा, दूर, मतलब रियलिटी से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी लाइफ में जो चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट, एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस, कॉन्फ्लिक्ट टू डू और नॉट टू डू, मतलब उसको सही और गलत में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, 4 ए सिम्टम्स, ये किसने दिए थे, यूगन ब्लूलर साइंटिस्ट ने दिए थे, और यूगन ब्लूलर ने क्या दिया था, सीजोफेनिया, यूगन ब्लूलर ने क्या दिया था, सीजोफेनिया। तो ए से अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, नेक्स्ट ए से एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, ए से ऑटिस्टिक थिंकिंग और ए से एम्बिवेलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स। सेकेंडरी सिम्टम्स, इनको असेसरी सिम्टम्स भी हम बोलते हैं। असेसरी सिम्टम्स, ओके, तो सेकेंडरी सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड असेसरी सिम्टम्स। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है देखने को मिलेगा वो क्या होगा, डिसऑर्डर ऑफ, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, मतलब वो किसी भी चीज को परसीव क्या करेगा, गलत, जैसे हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, एंड इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, एंड हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन में तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एब्सेंट, ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, एब्सेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को गलत परसीव कर लेना, इट इज आल्सो नोन एज इल्यूजन, और किसी ऑब्जेक्ट को सॉरी बिना किसी ऑब्जेक्ट के किसी चीज को गलत परसीव करना, जैसे कि हम कहीं रूम में गए, तो रूम में जैसे ही गए तो हमें वहां पे कोई दिखा, ठीक है, रियल में वहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन उसको क्या हुआ, ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई है, वहां पे ऐसी कोई आवाजें आ रही है, वो क्या है, हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या है, कि वहां पे कोई रस्सी पड़ी है, उसको हमने क्या गलत परसीव करके क्या समझा कि वो वहां पे क्या है, स्नेक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन, मतलब किसी चीज को गलत परसीव कर लेना। ओके, नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ थॉट, उसके थॉट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो जैसे कि थॉट ब्लॉकिंग होना, थॉट ब्लॉकिंग, विड्रॉवल, मतलब वो कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और एक अकेला पर्सन जो है सबको अलग कर देगा, वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेल्यूजन, ठीक है, मतलब भ्रम होना, किसी भी चीज को वो क्या करेगा, उसको डाउट ही डाउट रहेगा हर चीज में। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी, मोटार एक्टिविटी, मोटार एक्टिविटी का मतलब जो भी उसकी बोलना, चलना, खाना पीना, जो भी इसकी डेली रूटीन में जो एक्टिविटी होती है, उसका क्या हो जाना वहां पे, डिस्टरबेंस हो जाना, उसका क्या हो जाना साथियों, डिस्टरबेंस हो जाना, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है मोटार, मोटार एक्टिविटी कौन कौन सी होती है,
तो डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी मतलब उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, जैसे डेली रूटीन में उसका बोलना चलना, ये सारी क्या है, उसकी एक्टिविटी में क्या हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल इको ले लिया, क्या होता है इको ले लिया, इको ले लिया क्या होता है, रिपीटिएशन, रिपीटिएशन ऑफ वर्ड्स, मतलब एक ही वर्ड्स को बार बार यदि पेशेंट रिपीट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, इको ले लिया। तो वर्ड्स मतलब स्पीच, मतलब वो बोल रहा है, तो बोलना क्या मतलब बार बार उन्हीं वर्ड्स को बार बार बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं इको ले लिया। नेक्स्ट, इको पायरेक्सिया, इको पायरेक्सिया मतलब रिपीट, रिपीटिएशन ऑफ एक्शन, बार बार वो अपने एक्शंस को क्या करना, रिपीट करना, ठीक है, जैसे कि बार बार वो एक ही स्टेप डांस की कर करके दिखा रहा है, तो क्या है, इको पायरेक्सिया। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा, मोटार एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, मैनरिज्म, मैनरिज्म, मैनरिज्म क्या होता है कि कोई पर्सन है बार बार अपनी जो अपनी एक्टिविटी है, अपनी जो आवाज है उसको क्या करेगा, मूवमेंट्स जो है पेशेंट के, जो पेशेंट के जो मूवमेंट होंगे उसको क्या करेगा, वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनरिज्म, मतलब रिपीट एक्टिविटी। ओके, अपनी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करें, जैसे एग्जांपल कि कोई पर्सन है अपने हेयर्स में बार बार फिंगर्स का क्या करना, रोलिंग करना, उसको बोलते हैं मैनरिज्म। नेक्स्ट और क्या हो सकते हैं, नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म मतलब बिल्कुल पर्सन जो है एकदम क्या होगा, उसकी जो भी कोई पर्सन एक्टिविटी करेगा उसकी अपोजिट साइड, अपोजिट क्या करना, एक्टिविटी करना, जैसे कि हमने उसको फिस्ट को हमने क्या किया, क्लोज करने के लिए कहा, तो क्या करेगा उसका अपोजिट मतलब ओपन करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं नेगेटिविज्म, मतलब अपोजिट एक्टिविटी या एक्शन, मतलब जो भी हम बोलेंगे उसका क्या करेगा, वो अपोजिट करेगा। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रेशन ऑफ मूड, मतलब वहां पे पेशेंट का जो मूड है उसमें क्या आएगा, अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि होपलेसनेस हो गया, ठीक है, कभी मूड का लेवल बढ़ना, कभी कम होना। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, डिक्रीज अटेंशन, मतलब पेशेंट प्रॉपर वहां पे अटेंशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहां पे क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, बार बार अपने ध्यान को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट, डिस्टरबेंस बिहेवियर, उसके बिहेवियर में क्या देखने को मिलेगा, हमें डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, मतलब कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या करना है, तो सारी चीज उसको पता नहीं रहेगी, वो उसकी क्या हो जाएगी, सारी की सारी डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स। तो इन सारे सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स, ठीक है, ये सारे कौन से हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट, नंबर वन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स की। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स मतलब हमारे जो थॉट्स वगैरह, पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें, ठीक है, हमारे लिए जो नेगेटिव होगी नेगेटिव, और हमारे लिए जो पॉजिटिव चीजें होगी वो पॉजिटिव चीजें। जैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, पॉजिटिव सिम्टम्स, प्रेजेंस
presence of abnormal behavior, abnormal behavior। यहाँ पे जो पेशेंट का क्या होगा, बिहेवियर कैसा रहेगा, एबनॉर्मल। और नेगेटिव सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे मतलब पेशेंट है वो, उसका जो बिहेवियर क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। और पॉजिटिव में क्या होगा, उसका पेशेंट का बिहेवियर क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, जैसे एग्जांपल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे हेल्यूसिनेशन हो गया, हेल्यूसिनेशन हो गया, एंड इल्यूजन हो गया, डेल्यूजन हो गया। नेक्स्ट एजिटेशन हो गया। नेक्स्ट हॉस्टिलिटी हो गया। नेक्स्ट एक्साइटमेंट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम्स, अपेथी, मतलब उसकी मसल्स, जो उसकी मसल्स है वो क्या होगी, लिथार्जी, एकदम थकी हुई। नेक्स्ट अवोइलेशन हो गया, मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें सोशल विड्रॉवल, लोगों से वो दूर रहेगा। नेक्स्ट म्यूटिज्म, वो एकदम म्यूट रहेगा। नेक्स्ट इमोशनल ब्लंटिंग, इमोशनल ब्लंटिंग। नेक्स्ट सुसाइड। तो ये सारे के सारे कौन से सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, देखिएगा। जैसे कि थॉट विड्रोवल, थॉट विड्रोवल हो गया। ठीक है, डेल्यूज, डेल्यूजनल परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट फीलिंग कंट्रोल बाय एक्सटर्नल एजेंट। मतलब उस पेशेंट को ऐसे लगेगा कि मेरी कोई फीलिंग्स क्या क्या कर रहा है, मेरी कोई फीलिंग्स क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, ऑडिबल थॉट्स। ठीक है, ऑडिबल थॉट्स, ऑडिबल थॉट्स। जैसे कि कोई हेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम होना, सुनने के अंदर इसको क्या होगी, प्रॉब्लम। मतलब मतलब कोई बोलना क्या चाह रहे हैं, बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स कौन से होते हैं, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4, कोग्निटिव सिम्टम्स। कोग्निटिव सिम्टम्स मतलब वांडरिंग, मतलब वो एकदम घर से बाहर निकल जाएगा और ऐसे ही घूमता हुआ मिलेगा कहीं भी। वर्ड स्लॉट, वर्ड स्लॉट मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है और बोल क्या रहा है, निकल क्या रहा है उसके मुंह से। नेक्स्ट
लॉस ऑफ एसोसिएशन, लॉस ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारी की सारी उसमें क्या देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एक और है कंफ्यूजन थिंकिंग, कंफ्यूजन थिंकिंग एंड स्पीच। तो बार बार कंफ्यूज रहेगा बोलने से पहले कि मेरे को क्या बोलना है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कोग्निटिव सिम्टम्स। तो हमने क्लिनिकल फीचर्स में हमने 4 टाइप के सिम्टम्स वहां देखे। सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी, नेक्स्ट हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट हमने देखा फर्स्ट टाइम सिम्टम्स, और लास्ट वन हमने देखा कोग्निटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट हम जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से कि इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे साइकेट्री के मैनेजमेंट में, जैसे कि हम मेडिकल सर्जिकल के मैनेजमेंट जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3-4 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, सर्जिकल मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो जैसे ही यहाँ पे साइकेट्रिक में जो मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन साइकोफार्माकोथेरेपीज, कि थेरेपीज के द्वारा क्या ट्रीटमेंट हुआ। लास्ट वन इज ईसीटी। तो इन तरीके से हम यहाँ क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ड्रग्स देंगे वो कौन से ड्रग्स यूज करेंगे, एंटी साइकोटिक। एंटी साइकोटिक ड्रग्स। क्यों देंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स, क्योंकि ये साइकोटिक की बीमारी है। ठीक है, इसलिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, एंटी साइकोटिक। ठीक है, एंटी साइकोटिक में कौन सी ड्रग्स देंगे, और कौन सी ड्रग्स देंगे, सीपीजेड, क्लोप्रोमाजीन, क्लोरोप्रोमाजीन। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1952 के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी होती है, सीपीजेड, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एंड अबगार स्कोर कब डिस्कवर हुआ था, वो भी 1952 में। अबगार स्कोर, अबगार स्कोर वर्जीनिया अबगार ने दिया था, कब, 1952 के अंदर। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और कौन कौन सी मेडिसिन होती है एंटीसाइकोटिक, और देखिए एलोपेरिडोल, एलोपेरिडोल, और देखिए रेस्पेरिडोन। नेक्स्ट, और क्लोजापाइन। नेक्स्ट, ओलंजापाइन। ओलंजापाइन। नेक्स्ट, क्वांटियापाइन। तो ये सारी की सारी कौन सी ड्रग्स होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स 2 टाइप की होती है, टिपिकल एंड एटिपिकल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट ड्रग्स की हम बात करते हैं, एंजियोलाइटिक्स या सेडेटिव। सेडेटिव ड्रग्स, पेशेंट को नींद आ सके प्रॉपर, इसलिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, सेडेटिव। ये कौन कौन सी होती है, लोराजिपाम, क्लोजिपाम एंड एल्प्राजोलम। तो ये सारी की सारी ड्रग्स कौन सी होती है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग कौन सी पढ़ेंगे, एंटी पार्किनिज्म ड्रग्स।
मतलब जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह जो पेशेंट यूज करता है उसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडियल सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलते हैं, तो उनको डिसअपियर करने के लिए हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं? एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स। ओके, टू ट्रीट एक्स्ट्रा पिरामिडियल symptoms. Okay, next, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ये भी किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए काम मिलेंगे? टू ट्रीट एपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडियल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ये भी ड्रग्स हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। नेक्स्ट, नंबर दो ट्रीटमेंट ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी या इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी भी इसको बोलते हैं। तो 20 से 25 ईसी 20 से 25 ईसीटी यूज करते हैं हम कब? 3 वीक इन ए 3 वीक ईसीटी ए पीरियड ऑफ 3 इन ए वीक, मतलब एक वीक में 3 से ज्यादा ईसीटी हम यूज नहीं करेंगे, और सीजोफ्रेनिया की बीमारी में 20 से 25 ईसीटी हम दे सकते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। एक वीक में कितनी बार देते हैं, कितनी ईसीटी देते हैं? 3। 3 से ज्यादा ईसीटी हम एक वीक में नहीं देंगे, और 20 से 25 ईसीटी मैक्सिमम ईसीटी होती है। सबसे ज्यादा ईसीटी कौन से डिसऑर्डर में यूज करते हैं? तो सीजोफ्रेनिया। कितनी? 20 टू 25। इससे ज्यादा ईसीटी किसी बीमारी में यूज नहीं करते। ओके, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी इसके अंदर हम देखें ग्रुप थेरेपी। नेक्स्ट, फैमिली थेरेपी, नेक्स्ट इंडिविजुअल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी। तो ये सारे की सारी हम क्या करेंगे यहाँ पे? थेरेपीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट सीजोफ्रेनिया, ठीक है। तो यहाँ से हर एक एग्जाम में मेजर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। जो भी चीजें, जो भी तुम्हें ठीक मतलब कोई भी यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीजें हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम डेली एक एक वीडियो एक डिजीज पे हम जरूर लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आगे भी हम क्या करेंगे? क्लासेस रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब चैनल पे हम डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।